हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड का पार्ट 6 है और इसमें हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं, उनके रिवर्स, लेक, माउंटेन्स एट्सेट्रा। अगर आपको देखना है कि हर कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल्स क्या है, बड़ी कौन सी कंट्री है, छोटी कौन सी कंट्री है, तो ये जो टॉपिक है ये आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड के अंदर। इसके लिए हमने एक अलग से सीरीज़ बना के रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, आप लोकेशन देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। और ये एक जियोग्राफिकल रीजन जिसका नाम ओशिनिया है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। ओशिनिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे पापुआ न्यू गिनी इसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, न्यूजीलैंड इसमें आता है, और बाकी जो उस एरिया में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो सारे उसमें आते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, क्लास 6 जियोग्राफी से। ठीक है, ये जो सारा आइलैंड है इसको बोला जाता है न्यू गिनी। ठीक है, लेकिन इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है ये है इंडोनेशिया का हिस्सा, ये इंडोनेशिया में आता है। और जो ईस्टर्न हिस्सा है ये एक पूरी कंट्री है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से पापुआ न्यू गिनी पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो न्यूजीलैंड है ये, और यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं न्यू कैलेडोनिया वगैरह, ये सारे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन अगर हम बाकी रिसोर्सेज देखें, बाकी सोर्सेज के हिसाब से क्या है कि ये पूरे का पूरा जो न्यू गिनी का आइलैंड है पूरे का पूरा, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो न्यू गिनी है ये पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उस पे लोकेटेड है। ठीक है, जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में कि नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट पे ही ग्रीनलैंड लोकेटेड है, लेकिन पॉलिटिकली ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी जो भी ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट पे लोकेटेड है जगह है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में आएगा। तो उस हिसाब से क्या, पापुआ न्यू गिनी जो है और ये वेस्टर्न पापुआ, ये सारा ऑस्ट्रेलिया के प्लेट पे ही आता है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट का हिस्सा। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट पे नहीं आता है, बल्कि ये एक खुद का एक कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है जिसको बोला जाता है जीलैंडिया। वो एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, समंदर में डूबा हुआ है, और सिर्फ जो न्यूजीलैंड का हिस्सा है वो उससे बाहर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सा हिस्सा हम इंक्लूड करें, कौन सा इंक्लूड ना करें। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हम फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है, जो ये है ऑस्ट्रेलिया का मेन लैंड, इसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसी की फिजिकल डिवीजन्स, इसी के रिवर्स वगैरह हम पढ़ेंगे, और जो बाकी है पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको हमारे वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है और आप ये कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं उनका पीडीएफ, और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने पहले ही कहा कि मेनलैंड जो है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी दुनिया का अगर हम लैंड मास देखें, मतलब सिर्फ कॉन्टिनेंट्स देखें, आइलैंड्स देखें, तो उसका 6% ऑस्ट्रेलिया में आता है। और अगर पूरा सरफेस देखें, ओशन वगैरह को मिला के, कॉन्टिनेंट्स को मिला के, तो उसका 2% जो है वो बनता है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आता है इंडियन ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन के बीच में। यहाँ से है ना इंडियन ओशन, यहाँ से आया सदर्न पैसिफिक ओशन, यहाँ से तो पूरा पैसिफिक ओशन है ये, तो नीचे वाला हिस्सा ऑब्वियसली इसको बोलेंगे सदर्न पैसिफिक ओशन। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये है बाउंड्री किसकी, इंडियन ओशन की और पैसिफिक ओशन की। इस साइड आता है इंडियन ओशन, इस साइड है पैसिफिक ओशन। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन दो ओशंस के बीच में लोकेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया का जो मेन लैंड है उसको सेपरेट करता है न्यू गिनी से टॉरेस स्ट्रेट, ये हम देखेंगे मैप में। अब यहाँ पे देखिए ये है न्यू गिनी का आइलैंड और ये है ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड, और ये जो टॉरेस स्ट्रेट है यहाँ पे ये करता है इन दो को डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे आता है अराफुरा सी, यहाँ पे है तिमोर सी,
यहाँ पे है स्पेंसर गल्फ, और ये जो तस्मानिया, ये जो जगह है ना छोटी सी, ये ऑस्ट्रेलिया की ही एक स्टेट है जिसका नाम है तस्मानिया। और तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है बास स्ट्रेट, और ये न्यूजीलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है तस्मान सी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, और ये एक जगह है, इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या है? ज्योग्राफी में ब्राइट का मतलब होता है बैंड। अगर किसी कोस्टल प्लेन में बैंड हो या अगर रिवर में बैंड हो, उसको ब्राइट बोला जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में बैंड है, तो इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बीच में से, लगभग बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट भी है। मतलब क्या है? वो कॉन्टिनेंट जिसकी खुद की पॉपुलेशन है और परमानेंट पॉपुलेशन है, उनमें से सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। मतलब यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इससे भी ड्राई है, जैसे हम अंटार्कटिका की बात करें, वो इससे भी ड्राई है, लेकिन वो इनहेबिटेड तो परमानेंटली नहीं है, न वहाँ की कोई नेटिव पॉपुलेशन है। तो अगर हम ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और ये कॉन्टिनेंट सबसे कम फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश कम होती है। आप आगे पढ़ेंगे हम कि दरिया भी इसमें बहुत कम है, और उसकी वजह से जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स या फिजिकल डिविजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको 4 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है वेस्टर्न प्लेट्यू, उसके बाद है सेंट्रल लोलैंड्स, उसके बाद है ईस्टर्न हाईलैंड्स जिनको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोलते हैं, और उसके बाद है यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स। ये जो एरिया है ये है कोस्टल प्लेन्स का एरिया। जो सबसे पहली फिजिकल डिवीजन है ऑस्ट्रेलिया की वो है वेस्टर्न प्लेट्यू। वेस्टर्न प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है ऑस्ट्रेलिया की। मतलब क्या है कि लगभग 1/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वो वेस्टर्न प्लेट्यू में ही आता है। सबसे बड़ा हिस्सा जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है उसका वेस्टर्न प्लेट्यू ही है। और ये एक एरिड लैंड है। एरिड लैंड होने का मतलब ये एक रेगिस्तानी लैंड है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, दरिया भी बहुत कम है, सूखी जगह है। तो ये एक रेगिस्तान टाइप का सारा एरिया है। और ये बना कैसे है? ये बना है स्टेबल ब्लॉक ऑफ एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। मतलब क्या है? एक स्टेबल ब्लॉक, एक एरिया जो स्टेबल है। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत कम आते हैं, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज मतलब लावा मैग्मा जो है वो अब बहुत कम निकलता है। पहले निकला करता था लेकिन अब बहुत कम निकलता है। और वो जो ब्लॉक है किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। आपको पता है 3 किस्म की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस बनती है लावा और मैग्मा के ठंडे होने से। सेडिमेंट्री बनती है जो दरिया वगैरह सेडिमेंट्स लाते हैं, समंदर वगैरह सेडिमेंट्स जमा किए जो उन्होंने होते हैं, उनसे जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो इन्हीं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। लेकिन जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा केमिकल और फिजिकल चेंजेस में आते हैं, मतलब उनमें बहुत सी प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जाती हैं, तो वो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एरिया जो है ये बना है इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक से, जो लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब क्या है कि कभी कभी जो ऑस्ट्रेलिया है उसको इसी वजह से बोला जाता है ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो इतनी पुरानी रॉक से बना है जो 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब डायरेक्ट लगभग गोंडवाना लैंड जो था सुपर कॉन्टिनेंट, उसका हिस्सा बन जाता है ये। ठीक है, ये जो वेस्टर्न प्लेट्यू है जनरली फ्लैट है। जनरली फ्लैट होने का मतलब क्या है? ज़्यादातर ये फ्लैट है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन रेंजेस मिलेंगी। हैमर्सली रेंज जो यहाँ पे है इस एरिया में, और मैकडोनल रेंज जो इस एरिया में पड़ती है, मैकडोनल रेंज। ठीक है, और ये जो एरिया है वेस्टर्न प्लेट्यू का ये लगभग अनइनहेबिटेड है। मतलब इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है। अगर है भी पॉपुलेशन यहाँ पे तो वो यहाँ के एबओरिजिनल्स हैं, जो इधर के नेटिव लोग थे, जो यहाँ के खुद के लोग थे। वो जो आजकल आपको दिखते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के वाइट स्किन्ड लोग, वो ऑस्ट्रेलियन लोग एक्चुअल में नहीं हैं, वो यूरोपियन है, कॉकेजियन है। ठीक है, कॉकेजियन मतलब जो कॉकस माउंटेन्स थे उस रीजन से जो आए हैं उनको बोलते हैं कॉकेजियन। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ के भी जो लोग हैं वो सारे कॉकेजियन लोग हैं, वो यूरोपियन लोग हैं। उन्होंने इस जगह पे कब्जा किया, और इन जगहों की जो नेटिव पॉपुलेशन थी, जो एबओरिजिनल्स थे, इन जगहों के एबओरिजिनल होते हैं जो यहाँ की खुद की पॉपुलेशन होती है। ठीक है,
तो ये जो एरिया है वो उन्होंने कब्जा किया और यहां पे बस गए हैं। ठीक, तो अगर यहां पे पॉपुलेशन है तो वो है एबोरिजिनल्स की ज्यादा। उसके बाद हम डेजर्ट की बात करें तो इस एरिया में जो वेस्टर्न प्लेट्यू है इसमें आपको बहुत से डेजर्ट्स मिलेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं बहुत से डेजर्ट्स हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। उसके बाद लिटिल सैंडी, गिब्सन, तनामी डेजर्ट, और ये जो सिम्पसम और ये वाला डेजर्ट है, ये छोटा वाला डेजर्ट, ये जो डेजर्ट्स हैं ये आते हैं सेंट्रल लोलैंड्स में, तो इनके बारे में हम वहीं पे पढ़ेंगे। इस एरिया में जो है ये 5 वाले जो बड़े डेजर्ट्स हैं वही आते हैं, और इनमें से सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और इस एरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है? मोनोलिथ्स। मोनोलिथ्स क्या होते हैं? ये बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, अकेले फ्री स्टैंडिंग रॉक, मतलब कहीं पे एक बड़ा सा पत्थर आपको मिलेगा, उसको आप मोनोलिथ बोल सकते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब कोई पत्थर होता है बीच में जो स्ट्रांग होता है और उसके आसपास जो सॉफ्ट रॉक होती है वो इरोड हो जाती है, और जो बीच में पत्थर बचता है अकेला, उसको बोला जाता है मोनोलिथ। ठीक है, आप यहां पे फोटो में देख सकते हैं, ये है उलुरू। ये उलुरू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस रॉक है वेस्टर्न प्लेट्यू की। ये एक मोनोलिथ है ऑब्वियसली, और ये लगभग 348 मीटर्स अबो सराउंडिंग प्लेन है। जो इसके आसपास एरिया है उससे ये लगभग 348 मीटर्स ऊंचा है, और सी लेवल से अगर हम बात करें तो 863 मीटर्स अबो सी लेवल ये है। और ये इतना बड़ा है कि ये लगभग 3.33 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये था वेस्टर्न प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल लोलैंड्स देखते हैं। दूसरा फिजिकल फीचर जो ऑस्ट्रेलिया का है वो है सेंट्रल लोलैंड्स। सेंट्रल लोलैंड्स गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया से स्टार्ट होते हैं। ये है गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, और पूरा जो साउथ में ओशन है यहाँ तक चलते हैं पूरा। और ये एरिया जो है ये एक्सट्रीमली फ्लैट और लो लेइंग प्लेन है, मतलब इसकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है और एक्सट्रीमली फ्लैट है। आप देखिए जो वेस्टर्न प्लेट्यू था वो भी काफ़ी फ्लैट है, और ये जो एरिया है ये भी काफ़ी फ्लैट है, और इसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे वो भी काफ़ी फ्लैट है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ बन जाता है। और ये लो लेइंग है और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब है जो दरिया और समंदर वगैरह जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आते हैं, उनसे जो फिर रॉक बनती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो इस एरिया में दरिया भी बहुत हैं और ये एरिया बहुत लो लेइंग है ना। और लो लेइंग होने की वजह से इसमें बहुत बार जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें बहुत बार इसमें समंदर का पानी आया है, ठीक है, और चला भी गया है। उसकी वजह से समंदर ने भी इसमें सेडिमेंट्स डाले हैं और जिनसे यहाँ पे रॉक्स बनी है। तो ये एरिया पूरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। यहाँ पे रिवर्स तो हैं, लेकिन ये लगभग सारे जो रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर हैं, और उनमें तभी पानी आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वरना ये मोस्टली ड्राई और हॉट एरिया है। ये भी बहुत हॉट और ड्राई एरिया है। इस एरिया के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है? सिम्पसन डेजर्ट, जो मैंने पहले भी कहा इसी एरिया में आता है, उसकी लोकेशन आपने पीछे देखी। उसके बाद फ्लिंडर्स रेंज, यहाँ पे ये है फ्लिंडर्स रेंज। उसके बाद मरे डार्लिंग बेसिन, इसके बारे में हम रिवर्स में पढ़ेंगे। लेक आयरी, इसके बारे में हम आगे लेक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ये जो सिम्पसन डेजर्ट है ये 4th लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पैरेलल सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। पैरेलल मतलब एक साथ जो चलते हैं बहुत देर तक, सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट आर्टिसियन बेसिन के बारे में। ये जो ग्रेट आर्टिसियन बेसिन है ये सेंट्रल लोलैंड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसका आप एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एरिया है सारा ये है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। आप देखिए कि आर्टिसन बेसिन क्या होता है। आर्टिसन बेसिन वो जगह होती है जहां से जो जमीन से पानी निकलता है बाहर, एक फाउंटेन की तरह, फुहारों की तरह। तो ये जो सारा एरिया है ऑस्ट्रेलिया का ये एक आर्टिसियन बेसिन है, मतलब इस सारे एरिया में जो है पानी जमीन से बाहर निकलता है फाउंटेन्स की तरह, नेचुरली निकलता है, कोई जबरदस्ती उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये जो आर्टिसियन बेसिन है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट आर्टिसियन बेसिन है, तभी इसको बोला जाता है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। अब मुझे बताइए कि इसमें से पानी निकलता कैसे है। देखिए मैंने पहले ही बोला कि ये जो सारा एरिया है सेंट्रल लोलैंड्स का, ये ऑब्वियसली लो लैंड है। तो इसमें क्या हुआ है कि
जो भी बारिश वगैरह होती है इन एरियाज में, उसकी वजह से भी पानी जो नीचे चला जाता है वो इसके ज़मीन के अंदर चला जाता है। और जो मैंने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री में ये एरिया बहुत बार इसमें समंदर का पानी आया भी है और समंदर का पानी चला भी गया है, तो वो जो पानी है वो इसके नीचे दब गया है। आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वाटर टैंक की तरह है और जिससे पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे इसके वेस्ट में लोकेटेड है और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है उसके ईस्ट में लोकेटेड है। और इसका एरिया भी लगभग एरिड या सेमी एरिड है, मतलब रेगिस्तानी। जैसे हमने पढ़ा कि इसमें सिम्पसन रेगिस्तान भी है, और सेमी एरिड मतलब जो रेगिस्तान पूरी तरह नहीं है लेकिन रेगिस्तान की शक्ल का ही है, लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन भी होती है, पानी वगैरह भी होता है, तो जो मतलब रेगिस्तान से कम हार्श एनवायरनमेंट होता है, सेमी एरिड, तो वो एरिया यहाँ पे पाया जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है इस रीजन के लिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फीचर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या जिसको ईस्टर्न हाईलैंड्स भी बोला जाता है। ये जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट सब्सटेंशियल माउंटेन रेंज है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसको बोला जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेराज भी। जैसे अमेरिका में जो हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, उनको क्यों बोला जाता था कॉर्डिलेराज? क्योंकि कॉर्डिलेरा जो है वो बोलते हैं जो एक लंबी माउंटेन रेंज होती है, चेन होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डिलेराज। तो इसको भी हम कॉर्डिलेराज बोल सकते हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा। ये केप यॉर्क पेनिनसुला जो है वहां से स्टार्ट होते हैं, इसको बोला जाता है केप यॉर्क पेनिनसुला, और पूरा तस्मानिया तक जाते हैं समंदर से होते हुए, लेकिन समंदर में ये सबमर्ज्ड हैं, समंदर में पानी में सबमर्ज्ड हैं, मतलब डूबे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है यहाँ से और यहाँ पे जो है ये डूबे हुए हैं और पूरा तस्मानिया जो है यहाँ पे यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। और देखने की बात यह है कि ये एक ही माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, प्लेट्यूज आते हैं और हिली अपलैंड्स आते हैं। माउंट कॉस्क्यूज को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टॉलेस्ट माउंटेन पीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है उसका टॉलेस्ट माउंटेन पीक है, जो लगभग 2228 मीटर्स अबोव सी लेवल है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये स्नोई माउंटेन्स में लोकेटेड है। स्नोई माउंटेन जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स का हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलियन एल्प जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये है टॉलेस्ट पीक ऑफ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न एज ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उस कोस्टल प्लेन्स को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बाकी जगहों पे भी हैं ऑब्वियसली कोस्टल प्लेन्स, यहाँ से भी हैं, इस एरिया में भी हैं कोस्टल प्लेन्स, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट कोस्टल प्लेन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ही आते हैं। और जो कहाँ पे आते हैं? जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसके ईस्ट में आते हैं, ये हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसके ईस्ट में आते हैं कोस्टल प्लेन्स, और जो तस्मान सी और पैसिफिक सी के वेस्ट में आते हैं। यहाँ पे है ना तस्मान सी नीचे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में आता है, और यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, तो इनके बीच में जो आता है वो कोस्टल प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है ऑस्ट्रेलिया का और डेंस रीजन है। ऐसा क्यों है? क्यों है ये मोस्ट पॉपुलेटेड? क्योंकि ये फ्लैट भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है, और ये जो एरिया है ये काफ़ी फर्टाइल भी है। जब रेनफॉल होती है तो उससे एरिया जो है वो फर्टाइल बनते हैं। क्यों? क्योंकि दरिया जो हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, एल्वियम लेके आते हैं, जो काफ़ी फर्टाइल मिट्टी होती है। और ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटीज़ जो हैं, जिनमें सिडनी भी आता है, मेलबोर्न भी आता है और ब्रिस्बेन भी आता है, वो इसी एरिया में, इसी कोस्टल प्लेन में आते हैं। ठीक है, तो ये था फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे लंबा रिवर और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है पूरे ऑस्ट्रेलिया का वो है मरे रिवर। मरे रिवर जो है वो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। आप यहाँ पे देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे ये जो एरिया है ये है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पे जो रिवर है मरे रिवर वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये वाला रिवर, ये वाला मरे रिवर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है, और ये ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट रिवर है जो लगभग 2508 किलोमीटर्स लॉन्ग है।
ये जो मरे रिवर है ये मेन रिवर है मरे डार्लिंग बेसिन का। मरे डार्लिंग बेसिन एक रिवर बेसिन है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मरे रिवर जो है वो उसका मेन रिवर है। और जो मरे रिवर है ये आपको तो पता ही है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इसके बाद जो 5 लॉन्गेस्ट रिवर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं, मरी रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं? मोरम्बिडगी रिवर, डार्लिंग रिवर, लचलन रिवर, वरेगो रिवर और पुरू रिवर। ये जो मरे रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये कवम्बर्ट फ्लैट जो एक जगह है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद ये पहले चलता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले चलता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, है ना। उसके बाद फिर ये सेंट्रल लोलैंड से होते हुए ये साउथ टर्न लेता है। उसके बाद मरे माउथ में गिरता है जो इंडियन ओशन में है। फिर ये यहाँ से चलते हुए साउथ टर्न ले जाता है। फिर ये मरे माउथ बोलते हैं उस जगह को जहाँ पे मरे रिवर जो है वो समंदर के साथ मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे ये गिर जाता है। उसके बाद है डार्लिंग रिवर। डार्लिंग रिवर जो है वो 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का। ये लगभग 1472 किलोमीटर लॉन्ग है और ये बारवोन और कुलगांव रिवर को मिलके बनता है, उनके कॉन्फ्लुएंस से बनता है। 2nd लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है मोरम्बिडगी रिवर। अब देखेंगे हम मरे डार्लिंग बेसिन। मरे डार्लिंग बेसिन क्या है? ऑब्वियसली एक ड्रेनेज बेसिन है, रिवर बेसिन है। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन क्या होता है। रिवर बेसिन क्या होता है? वो जगहें जहां से किसी एक पर्टिकुलर रिवर्स की सारी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। मतलब क्या है? वो जगह है जहां से एक रिवर में पानी आ जाता है, वो सारा एरिया जो होता है उसको बोला जाता है बेसिन। आप यहां पे देख सकते हैं ये जो सारा एरिया है ये जो है ये मरे रिवर बेसिन है और ये ऑब्वियसली साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें रिवर्स भी हैं और कुछ लेक्स भी इसमें पाई जाती हैं इस पूरे रिवर बेसिन में। और इसके 2 इंपॉर्टेंट रिवर हमें पता ही है, मरे और डार्लिंग है। और जो 6 लॉन्गेस्ट रिवर हैं ऑस्ट्रेलिया के वो सारे इसी में आते हैं। एक तो हुआ मरे, उसके बाद जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जो 6 रिवर्स हैं ये लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया है। ये जो एरिया है मरे रिवर बेसिन ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल एरिया है पूरे ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, बल्कि 40% जो सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मतलब जमींदारी करके जो अनाज वगैरह उगाया जाता है उसका 40% जो है वो सारा इसी बेसिन से आता है। और लगभग 2.2 मिलियन लोग जो हैं वो इस बेसिन के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जिंदा रहते हैं और इस पानी से वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, ठीक है। तो यही 2 जो रिवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। बाकी जो छोटे छोटे रिवर्स हैं और जो बाकी मरे की ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने एंड पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पे दिए हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट लेक्स इन ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है ऑस्ट्रेलिया की वो है लेक आयरी और जिसका ऑफिशियल नाम है कट्टीठंडा लेक आयरी। ये एक सॉल्ट लेक है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। साउथ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट है, ये जो बाउंड्रीज हैं ये साउथ ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज हैं और यहाँ पे पाई जाती है ये लेक आयरी। और ये कहाँ पे है? ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, जो हमने पीछे पढ़ा ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, वो लगभग इस एरिया में आता है। तो इसका जो साउथ वेस्टर्न ये जो कॉर्नर है यहाँ पे पाई जाती है लेक आयरी। ये एक एंडोरिक बेसिन है, मतलब इसका कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन इसमें जो पानी आता है वो काफ़ी सीजनल स्ट्रीम्स है, मतलब छोटे छोटे दरिया जो हैं जो सीजनली बहते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तब इसमें पानी उनमें से आता है। और ये जो लेक है ये ज़्यादातर ड्राई होती है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, बहुत कम पानी ना के बराबर होता है। लेकिन ये जब भर जाती है, भरती कब है? जब ज़्यादा बारिश होती है और जो मैंने कहा सीजनल स्ट्रीम्स में से जो पानी आता है उसकी वजह से भर जाती है। तो ये तब बनती है लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि ये लोवेस्ट पॉइंट है पूरे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में। उसके बाद है लेक टॉरेंस। ये भी एक एंडोरिक सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब इसका भी कोई आउटलेट नहीं है, पानी इसमें से भी कहीं नहीं जाता है बल्कि इसी में रहता है। और अगर पानी की कमी होती है इसमें तो वो इवेपोरेशन की वजह से होती है। और ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। मैंने बहुत बार बोला है कि एंडोरिक बेसिन जो होगा, एंडोरिक लेक जो होगी वो हमेशा सॉल्ट वाटर लेक ही होगी। क्यों? क्योंकि जो पानी में जो कंटेंट होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, नमक वगैरह होता है, वो इवेपोरेशन से तो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। तो हजारों लाखों सालों से जब इवेपोरेशन हो रही है, पानी निकल रहा है
वहाँ से, लेकिन उसका जो सॉल्ट वगैरह कंटेंट जो है वहीं पे रह रहा है, तो वो लेक जो होती है वो सॉल्ट वाटर बन जाती है। कोई भी एंडोरिक बेसिन, एंडोरिक लेक सॉल्ट वाटर लेक ही होगी, और ये भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है, फ्लिंडर्स रेंज के वेस्ट में। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे थी फ्लिंडर्स रेंज, तो उसके वेस्ट में जो है वो है लेक टॉरेंस। ये भी नॉर्मली ड्राई होती है, और ये भी तभी भरती है जब ज़्यादा बारिश होती है और छोटी छोटी स्ट्रीम्स में इसमें पानी आता है, और जब ये भर जाती है उस हिसाब से फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया बन जाती है। उसके बाद अगर हम बाकी लेक्स की बात करें, बाकी इंपॉर्टेंट लेक्स, वो है लेक कार्नेज, उसके बाद है लेक मैकले, लोकेशंस यहाँ पे दी हुई है मैप में, आप देख सकते हैं। उसके बाद है लेक गार्डनर, उसके बाद है लेक डिसअपॉइंटमेंट, और है लेक अल्बीना। ये जो लेक डिसअपॉइंटमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ये जब एक कोई यूरोपियन एक्सप्लोरर यहाँ की तरफ गया था तो उसने जो रिसर्च की थी उसके हिसाब से इस लेक में काफ़ी पानी होना चाहिए था, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचा था तो वहाँ पे कोई भी उसको पानी नहीं मिला। यहाँ कुछ स्टोरीज में ऐसा है कि उसको सिर्फ सॉल्ट वाटर मिला, उसको लगा था फ्रेश वाटर मिलेगा, तो उस हिसाब से फिर उसने बोला कि इस लेक को मैं नाम दूंगा लेक डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहुँच के डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो इसका नाम पड़ गया डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन ऑब्वियसली नेटिव लोग जो हैं वो इसको दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश नाम जो है वो इसका लेक डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओशिनिया के बारे में। ओशिनिया के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा इसका आइडिया लेंगे। तो ओशिनिया क्या है? ओशिनिया एक रीजन है जिसमें जो आइलैंड्स हैं पूरे पैसिफिक ओशन में वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये है साउथ ईस्ट एशिया का एरिया थोड़ा सा। उसके बाद जो ये सारे आइलैंड्स आते हैं पूरे यहाँ से, और इस एरिया में जो इसके ईस्ट में आता है एरिया वो है साउथ अमेरिका वगैरह का, वहाँ तक जो आइलैंड्स आते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं ओशिनिया के रीजन में। ठीक है, अब ओशिनिया इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़्यादातर जो एरिया है उसमें ओशन ही आता है और स्कैटर्ड आइलैंड्स इसमें आते हैं। अगर हम इस ओशिनिया के रीजन को बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ कंपेयर करें तो ये तब भी सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा रीजन बन जाता है, और कुछ कंट्रीज में ओशिनिया को ही एक कॉन्टिनेंट की तरह पढ़ाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एज कंट्री पढ़ाया जाता है, ओशिनिया एज कॉन्टिनेंट पढ़ाया जाता है, तो इसलिए भी आपके लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ओशिनिया जो है उसमें आपको डाइवर्स मिक्स ऑफ इकोनॉमीज मिलेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज इकोनॉमीज मिलेंगी, जिसमें कुछ हाईली डेवलप्ड हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और जिसमें बहुत ही कम डेवलप्ड भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे पापुआ न्यू गिनी है, उसके बाद किरिबाती, वैनाटू और टुवालू है। ये जो सारा रीजन है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ऑस्ट्रेलियाज, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। ये जो मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा रीजन किसके किस में आता है। ये जो हवाई है ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है, देखिए वहाँ तक इसकी एक्सटेंट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्रीज किस एरिया में आती है और मैप में भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कॉन्टिनेंट के बारे में जो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है वो सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब साउथ में, सबसे साउथ में आर्कटिक आता है। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, ये जो है ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, और इनके साउथ में जो है वो आता है एंटार्क्टिका। और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, मतलब ये यूरोप से भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से ये लगभग 2 गुना बड़ा है। इसमें कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो रिसर्च पर्पसेस के लिए रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन परमानेंट जो पॉपुलेशन है यहाँ पे कोई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस जगह पे परमानेंटली रहना। एंटार्क्टिका जो है वो लगभग 9.3 ऑफ अर्थ सरफेस का हिस्सा बनता है, मतलब जो भी लैंड मास है अर्थ का उसका 9.3% जो है वो एंटार्क्टिका में आता है।
और ये लोकेटेड है पोलर रीजन में। हमें पता ही है पोलर रीजन कौन से रीजन्स होते हैं। पोलर रीजन जो ज्योग्राफिकल पोल्स है ना, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके एरियाज जो होते हैं, उनके आसपास जो होते हैं, उनको बोला जाता है पोलर रीजन। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे बहुत ही कम सनलाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये एरियाज बहुत ठंडे होते हैं। और आपको पता ही है ये पूरा एरिया परमानेंट कवर ऑफ आइस शीट के अंदर है। यहाँ पे पूरा जो एरिया जो है उसका लगभग 98% जो है वो पूरा जो है वो बर्फ के अंदर दबा हुआ है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ड्राइएस्ट, लेकिन ड्राइएस्ट तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी कहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था वो ड्राइएस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है, मतलब वो कॉन्टिनेंट जिसमें लोग रहते हैं और खुद की परमानेंट पॉपुलेशन भी है और नेटिव पॉपुलेशन जो उधर के खुद के लोग हैं वो भी हैं। तो उस हिसाब से ड्राइएस्ट प्लैनेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ड्राइएस्ट अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट या जिसमें कोई खुद की नेटिव पॉपुलेशन ना हो वो एंटार्क्टिका है। और ऑब्वियसली ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। और मोस्ट ऑफ द एंटार्क्टिका जो है वो एक पोलर डेजर्ट है। पोलर डेजर्ट मतलब, पोलर मतलब जो पोल्स के एरियाज में रहते हैं वो हो गया पोलर, तो पोलर डेजर्ट है। तो डेजर्ट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ लगभग 7.9 इंचेस से कम बारिश होती है। वो भी कहाँ पे? वो भी कोस्ट के एरियाज में, मतलब किनारों पे, कोस्टल प्लेन्स में। लेकिन अंदर तो इससे भी कम बारिश होती है। तो इसकी वजह से ये एक पोलर डेजर्ट बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया का जो फ्रेश वाटर रिजर्व है, मतलब जो खारा पानी नहीं है बल्कि फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी है, उसका 80% जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में है। और किस शक्ल में है? बर्फ़ की शक्ल में। अगर ये सारा पिघल जाए तो दुनिया में कितना पानी पीने को हो जाए, लेकिन उसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो सारे डूब जाएंगे। तो बेहतर है ये ना पिघले। और ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये सदर्न ओशन से, जिसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, उससे सराउंडेड है। और इसका कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, इसका भी कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है। ठीक है। और एंटार्क्टिका जो है वो पूरी एक सिर्फ आइस शीट नहीं है, बल्कि इसमें माउंटेन रेंजेस भी हैं, पीक्स भी हैं, वैलीज भी हैं, ग्लेशियर्स तो हैं ही हैं ऑब्वियसली, आइस शेल्फ्स भी हैं, लेक्स और वॉल्केनोज भी आपको इसमें मिलेंगे। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो है ट्रांस आर्कटिक माउंटेन रेंज। ये है 3200 किलोमीटर की माउंटेन रेंज, जो इस कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में बांटती है। एक है वेस्ट और दूसरा है ईस्ट एंटार्क्टिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज है ये है ट्रांस आर्कटिक माउंटेन रेंज। और ये हो गया वेस्ट एंटार्क्टिका, जो छोटा एंटार्क्टिका जिसको लेसर एंटार्क्टिका भी बोलते हैं। और ये है ईस्टर्न एंटार्क्टिका या ईस्ट एंटार्क्टिका, जिसको ग्रेटर एंटार्क्टिका भी बोलते हैं। और ये जो रेंज है ये पूरे वेडल सी से लेके यहाँ पे आता है रॉस सी, ये है यहाँ तक पूरी ये चलती रहती है। और जो माउंट कर्कपैट्रिक है ये इसका हाईएस्ट पीक है, जो है 4528 मीटर्स अबोव सी लेवल। लेकिन अगर हम पूरे आर्कटिक की बात करें तो माउंट विंसन जो है वो पूरे आर्कटिक की हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है वो है 4892 मीटर्स अबोव सी लेवल। और ये सेंटिनल रेंज में आता है, जो एल्सवर्थ माउंटेन रेंज में आता है, जो वेस्टर्न एंटार्क्टिका में पाई जाती है। ओनिक्स रिवर जो है वो एंटार्क्टिका का सबसे लंबा रिवर है, जो सिर्फ 32 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ऑब्वियसली इसमें पानी जो आता है वो बर्फ़ के पिघलने से आता है। और इसकी सबसे बड़ी लेक जो है वो है लेक वॉस्टॉक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, जो दुनिया की 16th सबसे बड़ी लेक है बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एंटार्क्टिका की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप देखिए जो एंटार्क्टिका है, अब इसको गवर्न कौन करता है? ये जो एरिया है इस पे कंट्रोल किसका है? ये किसी एक कंट्री का है या सारी कंट्रीज़ का है? इसका क्या हिसाब किताब है? तो आप देखिए ये जो एंटार्क्टिका है इसको गवर्न किया जाता है जो पार्टीज़ हैं, मतलब जिन्होंने साइन किया है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम को। एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम जो थी वो 1959 में साइन की गई थी। पहले तो इसको 12 कंट्रीज़ ने साइन किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है। ये ट्रीटी क्या बोलती है? इस ट्रीटी के हिसाब से
ये जो एरिया है अंटार्कटिका का, वहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज बिल्कुल बैन है। मिनरल माइनिंग मतलब जमीन से मिनरल्स निकालना, वो भी बैन है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी यहां पे बैन है, और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो भी आप यहां पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। यहां पे अंटार्कटिका में आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो है साइंटिफिक रिसर्च। और ये जो ट्रीटी है इसके हिसाब से इसके जो कॉन्टिनेंट का जो इकोलॉजी है उसको बचाने के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। आप देखिए जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, इसमें लगभग 1000 से 5000 लोग जो होते हैं बहुत सी कंट्रीज के, वो यहाँ पे अक्सर रहते हैं एट रिसर्च स्टेशन स्कैटर्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। मतलब यहाँ पे बहुत से रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ पे लगभग 1000 से 5000 के बीच में लोग हमेशा पाए जाएंगे आपको। और इंडिया की भी यहाँ पे बहुत से रिसर्च स्टेशन हैं जिनका नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री जो है वो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था इंडिया का अंटार्कटिका में, और भारती जो है ये सबसे नया है, 2012 में इसको शुरू किया गया था। और इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? यह हुआ था 1981 में स्टार्ट, जब इंडिया ने पहली एक्सपीडिशन भेजी थी अंटार्कटिका में। ओके, ये क्लियर है? तो अब इस स्लाइड में आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखते हैं। आप इनको देखिए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस का कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी हमने वीडियोस आज तक बनाई हैं, अपलोड की हैं यूट्यूब पे, और जितनी भी एग्जाम तक बनाएंगे उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।